Good morning, learners. Today we will study the subtopic Indicators of Human Development in India from chapter 3rd of India People and Economy textbook of class 12th Geography. Now we will study about three indicators of human development in India. First one, indicators of economic attainment. Second, indicator of healthy life, and third was indicator of social empowerment. Then we will also study population, environment and development, the relation or interaction between these. Okay, now we will start with indicator of economic development. See, द स्टेट्स इफ़ वी आर, अगर भारत के राज्यों की बात करें, कुछ राज्यों के पास रिसोर्सेज का बेस, उनके पास संसाधन ज़्यादा है और लोगों उन संसाधनों तक लोगों की पहुंच भी अधिक है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट में। इसको हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय से इसको हम मेज़र करने की कोशिश करते हैं। जैसे भारत में देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पिछले कई दशकों से तेज़ी से बढ़ी है। इसके कारण जो पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन थे वो डिक्रीज़ होके 21.9% रह गया है 2011-12 में। लेकिन अभी भी देखेंगे तो हम राज्यों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। द पॉवर्टी स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, इनमें 30% से अधिक पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। दूसरी तरफ गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जिनका विकास अधिक हुआ है। इसके कारण इनमें जो है लोगों जीएनपी भी अधिक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी अधिक है और लोगों की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी अधिक है। नाउ सेकेंड वन इज इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ क्या होती है? एक स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन होता है व्यक्ति बीमारियों से बिल्कुल फ्री हो और उसके जो ज़्यादा कितने साल जिए, हाउ लॉन्ग लाइफ स्पैन, ठीक है, ये इंडिकेट करता है किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी के हेल्दी लाइफ को। ठीक है ना। इसको कैसे देखा जाए? इसको देखा जाता है जैसे फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नटाल हेल्थ केयर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेबी का बर्थ होता है और मदर की डिलीवरी तक की जो सर्विसेज होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर वो अच्छी हो तो जो चाइल्ड डेथ या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम होती है। इसी के साथ मदर की जो डेथ है वो भी कम होती है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है जब स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहती है। इसी के साथ ओल्ड एज, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी भी हेल्थ केयर उन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की क्या सिचुएशन है। इसी के साथ न्यूट्रिशन, पोषक तत्व लोगों को जो आहार है उसमें मिल पा रहे हैं, ये सब सभी इम्पोर्टेंट है जिससे आदमी की लॉन्ग लाइफ जीने का जो है संभावना बढ़ जाती है अगर ये सब सुविधाएं मिलती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डेथ रेट जो 1951 में थी वो थी 25.1 पर 1000 पर्सन्स इन 1951, जो कि डिक्रीज़ होके 2015 में मात्र 6.5 पर्सन्स पर 1000 रह गई है, जो दर्शाता है कि चिकित्सा सेवाओं में काफ़ी सुधार हुआ है इस अंतराल या ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1951 में 148 चिल्ड्रंस आउट ऑफ 1000 died because of non availability of pre and postnatal
हेल्थ केयर सर्विसेज, और वी कैन से पुअर अवेलेबिलिटी। और जो तो ये 2015 में डिक्रीज़ होके 37 चिल्ड्रंस पर 1000 पर्सन डिक्रीज़ हो गया है। सो ये दो बोथ इंडिकेट भारत में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब अगर कोई जिसका जन्म हुआ है, आप उसका कितने साल जीने की संभावना रहती है, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये 1951 में मात्र 36.2 ईयर्स था और 2014 में बढ़ के 67.9 ईयर्स इंक्रीज़ हो गया है, जो अगेन हेल्थ इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। लेकिन हमने ये सब अचीवमेंट कर ली है, लेकिन अभी भी देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। वी आर स्टिल फेसिंग वेरियस चैलेंजेस, फेसिंग चुनौतियाँ सामना कर, जैसे फॉर एग्जांपल जो फीमेल सेक्स रेशियो है, जो बच्चों का जो लिंग अनुपात है पर्टिकुलरली 0 to 6 ईयर्स, वो उसमें काफ़ी डिक्लाइन आया है, गिरावट आई है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में इट इज़ लेस देन 850 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो कि बहुत एक तरह से बहुत कम फिगर है। तो इसी के लिए हमने देखा कि भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम्स को शुरू किया है, ताकि इसमें सुधार, चाइल्ड सेक्स रेशियो में इम्प्रूवमेंट आ सके। देखिए, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो केरला की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सभी राज्यों में सबसे अच्छी है। और इसके कारण अगर आप आजकल न्यूज़ सुनेंगे, जो कोरोना से निपटने में केरला जो सबसे आगे रहा है, इसमें उसकी गुड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हेल्थ की बात करें तो इसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया था। देखिए, एक स्वस्थ आदमी के शरीर जो है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। यू नीड गुड एनवायरनमेंट फॉर दैट हेल्दी बॉडी, वी नीड क्लीन एनवायरनमेंट, साफ हवा, साफ पानी, और हमारे जो आसपास का वातावरण है उसमें साफ सफाई अधिक हो। तो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य जो थे, इंडिया को ओपन डिफेकेशन फ्री बनाना। इसके लिए जो स्टेप लिए गए थे वो हाउस होल्ड लोगों के घरों में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना, कम्युनिटी के लिए टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट सीट्स का कंस्ट्रक्शन करना। तो गवर्नमेंट इसमें कई सारे सब्सिडी देती है, हेल्प करती है, लोगों को पैसा देती है ताकि वो ये सब टॉयलेट्स इंडिविजुअल हाउस होल्ड में बढ़ सके, ताकि लोग जो है घरों में ही जो मोस्टली ओपन डिफेकेशन को अवॉइड करें। नेक्स्ट इज़ कि गवर्नमेंट ने लोगों को क्लीन एनर्जी फ्यूल LPG सभी हाउस होल्ड को, पर्टिकुलरली जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डोमेस्टिक पॉल्यूशन, अब लकड़ी का प्रयोग होता है, उससे धुआं उठता है। उस धुएं से एक तो फैमिली और पर्टिकुलरली वुमेन की हेल्थ पे गलत प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ वो एयर पोल्यूशन को भी बढ़ाता है। तो आपने एक स्कीम जो भारत सरकार ने लॉन्च की थी, उसका नाम उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला, इसके अंतर्गत 8 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन देने का प्रोविज़न रखा गया था, और ये अचीव कर लिया गया है जो टारगेट था। तो ये क्यों है? ताकि रिड्यूस डोमेस्टिक पॉल्यूशन। फिर अब हर घर में जो पानी है वो साफ़ सुथरा हो, ताकि जो पानी, गंदे पानी से कई सारी डिजीज़ जैसे डायरिया, जॉन्डिस वगैरह, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है अगर लोगों को साफ़ पानी की पहुँच हो, घर तक पहुँचने। इसके साथ ही प्रमोशन एंड यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल जैसे सोलर और एनर्जी, जो कि ज़्यादा, सोलर और विंड एनर्जी जो कि ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। इनके लिए
इंडिया ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। तो ये सब स्टेप्स लिए स्वच्छ भारत इंडिया को सक्सेस बनाने के लिए लिए गए हैं। और आप अक्सर सुनते होंगे हर साल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण एक होता है, सर्वे होता है, जिसमें सभी राज्यों या के सिटीज़ या रेलवे स्टेशन वगैरह को उनको प्रथम अलग अलग उसमें दे आर लाइक गिवन पोजीशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। तो जैसे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, वो टॉप पे था पिछले सर्वेक्षण में, ठीक है। तो ये हमने बात की इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट इज इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण कब आता है? जब आदमी किससे, देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों ने राजनीतिक शास्त्र में पढ़ा होगा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन पॉलिटिकल साइंस दैट फ्रीडम इज नॉट जस्ट, फ्रीडम इज़ ए वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। बहुत जो इसको कह लेंगे ना भी, फ्रीडम आज़ादी एक बहुत ही विस्तृत विचार है। इसमें हम फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से, पॉवर्टी, गरीबी से, इलिटरेसी से और किसी भी प्रकार के डोमिनेशन से फ्रीडम बहुत ज़रूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ये कब हो पाएगी? जब लोगों को हम एम्पावर करेंगे और लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे सोसाइटी में और उनकी जो चॉइसेस हैं वो बढ़ेगी। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग लिटरेसी, इफ़ पीपल आर लिटरेट, दे आर एजुकेटेड, दे विल हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। फॉर एग्जांपल आप लोग ने पढ़ चुके हो, आप लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स पता है। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट आपको कोई वायलेट करता है या उल्लंघन होता है तो आप सीधे, आपको पता है, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपने लिटरेसी, आपने एजुकेशन गेन की है। तो एजुकेशन जो है शुरुआत है वर्ल्ड ऑफ नॉलेज और फ्रीडम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में अराउंड 74.4% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जिसमें फीमेल लिटरेसी बहुत ही, जो जनरल नेशनल लिटरेसी रेट है उससे काफ़ी कम है, 65.46%। टोटल फीमेल्स में से मात्र 65.46% लिटरेट है, सॉरी। सो लिटरेसी आपको पता है मेज़र करने के लिए एक भारत में फॉर्मूला है कि 7 साल में जिसको लिखना पढ़ना किसी भी भाषा में आता हो उसको लिटरेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सोशल एम्पावरमेंट आती है जब आदमी खुद अपनी कैपेबिलिटी, उसको अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, तो वो सोसाइटी में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब बात करें लिटरेसी रेट, तो देयर इज़ वेरिएशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन इंडिया। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो केरला में है, दैट इज़ 93.91% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ लिटरेट। वहीं बात करें तो लोएस्ट तो बिहार में है, जहाँ पे मात्र 63.82% लोग साक्षर है। तो ये बहुत सारा स्पेशल वेरिएशन है, एक राज्य से दूसरे राज्य काफ़ी वेरी करता है। इसी के साथ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की बात करें तो फीमेल्स में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स, इनमें भी लिटरेसी रेट काफ़ी लो है, वेरी लो। और तो इसमें कई सारे सरकार द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इसको गैप जो है इनमें कम किया जा सके। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया, भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट निकाली जाती है। तो भारत में उस रिपोर्ट में अगर हम बात करें 2016 में भारत की रैंक 131 थी और 2019 लास्ट रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है 129 थी। तो भारत आता है इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़ में, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट मीडियम ग्रुप में हुआ है, ठीक है। तो
भारत के अगर राज्यों की बात करें तो केरला टॉप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप करता है, और कुछ राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये बहुत ही नीचे, सबसे कम छत्तीसगढ़ का है रैंक। तो ये नीचे इनकी रैंक बहुत लो आती है। अब एक राज्य की अधिक और दूसरे राज्य की कम, इसके लिए कई सारे कारक जिम्मेदार है, कॉजेज़ है, उसमें कई सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल रीजंस है। केरला के हाई होने के है, एक तो केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और हमने पहले ही बात की है, लिटरेसी इज़ द बिगिनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एम्पावरमेंट। तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके कारण केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ लिटरेसी रेट बिहार में सबसे कम है, एमपी में भी कम है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी कम है, जिसके कारण इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कम है। और जो मेल और फीमेल में लिटरेसी रेट है उसमें भी काफ़ी गैप है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करें तो कुछ राज्यों का, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यहाँ इन राज्यों का आर्थिक विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है पिछले कुछ दशकों में। तो इनका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाइयर है देन छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। इस कॉलोनियल, हम इससे पहले वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, सो दे डिड नॉट डेवलप्ड ऑल द एरियाज ऑल टुगेदर, सर्टेन एरियाज वर डेवलप्ड मोर, जो उनको अच्छा लगा। तो ये हिस्टोरिकल कॉलोनियल कारण के कारण गैप जो आगे एरियाज़ में, उसको फिल करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट करती है, इनकरेजमेंट, जिससे कि ये गैप कम हो सके, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी कुछ करने को रहता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंट्रिकेट, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। डेवलपमेंट पिछले कई शताब्दी में जो हम ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे हम बाहर जाके मार्केट में प्रोडक्ट्स की बात करें या कहीं भी, जो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें डेवलपमेंट ने दिया है, इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ दूसरे पहलू भी है, जैसे डेवलपमेंट के कारण प्रादेशिक विभिन्नताएं बढ़ी है, कोई राज्य आगे निकल रहा है, कोई प्रदेश पीछे रह गया है विकास में। इसी के साथ सोशल, समाज में भी जो इनइक्वलिटीज़ कभी कभी बढ़ गई है, रिच आर गेटिंग मोर रिचर, पुअर आर गेटिंग मोर पुअरर। एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो कि काफ़ी बढ़ गया है, पोल्यूशन वगैरह एंड ऑल। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 1993 में जो है उसमें चेंजेस किए गए, जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड किया गया। दूसरी तरफ इसने स्ट्रांगली वकालत की कि देशों को जो अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो अपना सेना पे खर्च होता है, उसको रिड्यूस करना चाहिए, और उसको जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज में उस खर्चे को लगाना चाहिए सेना की बजाय। नाउ कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हैप्पी और पीसफुल लाइफ के लिए हमें रिसोर्सेस और पॉपुलेशन में एक संतुलन बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ जैसे माल्थस, रॉबर्ट माल्थस ने कहा था कि रिसोर्सेस और ह्यूमन पॉपुलेशन में रिलेशन जो है काफ़ी, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है मल्टीपल टाइम्स, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और रिसोर्सेज कैसे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं बढ़ पाते, इसके कारण जो गैप है बढ़ता जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स वगैरह, जो माल्थस कहते थे कि इस गैप को फिल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती बहुत तेज़ी से, और उससे उतनी तेज़ी से हम संसाधनों को बढ़ा नहीं सकते। रिसोर्सेस लेकिन सभी देशों में नहीं पाए जाते, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिच कंट्रीज़ जो होती है उनके रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, एंड जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं उनके रिसोर्सेज कम होते जाते हैं, और जो पावरफुल कंट्रीज होती है और पावरफुल बनने के लिए अधिक से अधिक रिसोर्सेज का और प्रयोग
करना चाहती है, और इसके कारण कई सारी कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सभ्यता और भारत का जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज़ वेरी सेंसिटिव फ्रॉम द बिगनिंग अबाउट द इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमेशा ही कंसर्न रहती थी कि बैलेंस होना चाहिए, जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर है उनके बीच, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। महात्मा गांधी जी ने भी एडवोकेसी की थी कि हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द नेचर, द रिसोर्सेज एंड ह्यूमन इज़ वेरी इसेंशियल। वो जो उस टाइम पे जो विकास हो रहा था उसके कई सारे उनके अप्रीहेंशंस थी, लॉस ऑफ मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस एक्सेट्रा। अब सेल्फ रिलायंस की बात करें तो अभी जो भारत सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम शुरू किया है, जो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ रिलायंस, खुद को आत्मनिर्भर बनाना। तो या इन्हीं सब व्यूज़ को सपोर्ट करते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की थी क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, जिसमें कहता है लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में। फिर शुमाकर ने बुक लिखी 1974 में, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। देन ब्रंटलैंड कमीशंस रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987, जिसने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया, और एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द अर्थ समिट ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस इन 1993 में। यही जो कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जो कई हजारों सालों से चले आ रहे हैं, इनको जो है समर्थन किया गया और इनको रेज किया गया। तो किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट विकास अब अगर हमें बढ़ाना है या इंक्रीज़ करना है, तो राज्यों के बीच जो डिस्पैरिटीज़ है, अंतर है, उसको कम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन, हेल्थ और एम्पावरमेंट, और लोगों की अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने में सक्षम होंगे, जिसके कारण ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द सब टॉपिक। थैंक यू सो मच।